सो लेट अस बिगिन आवर चैप्टर, वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। कौन सा चैप्टर है? एम्प्लॉयमेंट, और जो तुम्हारे अनएम्प्लॉयमेंट, इनफॉर्मलाइजेशन एंड ऑल एवरीथिंग इज देयर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला चीज आपको मैं कुछ बता दूं, इस चैप्टर के अंदर ना यू हैव टू स्टडी बोथ दी टॉपिक्स, मतलब एम्प्लॉयमेंट भी आपको पढ़ना है और अनएम्प्लॉयमेंट भी पढ़ना है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे पढ़नी है, दैट आई टेल यू, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। दोनों मिला के कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री में चल रही है, बिकॉज ना ये वाला जो एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर है ना, ये आपका करंट चैलेंजेस का यूनिट का पार्ट है। जो आपकी यूनिट है ना बेटा, करंट चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी, ये उस यूनिट का चैप्टर है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में भी कुछ तो चैलेंजेस है ना जो हमारी इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है। तो उन्हीं चैलेंजेस की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज, मतलब एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को देखनी है इस चैप्टर में, क्या क्या है मैं आपको बता देती हूँ। देखो, कुछ बेसिक चीजें आपको देखनी है, जैसे वर्कर कौन होता है, लेबर फोर्स कौन होती है, वर्क फोर्स कौन होती है। ये सारी चीजें समझने के बाद आपको पता पड़ेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। जब तक आपको लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, ये सब चीजें नहीं पता चलेगी ना, तब तक आप अनएम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू कैलकुलेट अनएम्प्लॉयमेंट, then in that case what you are supposed to do is you are going to study some basic concepts. Whenever you are going to study those concepts na, some basic concepts, then you will be able to understand the meaning of unemployment, how it is calculated, कैसे किया जाता है, ये सब चीजें आप लोगों को पता चल जाएगी। ओके बच्चा पार्टी, चलिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वर्कर कौन होता है, वर्क क्या होता है। आज के जमाने में हर एक बंदा काम करना चाहता है, राइट और रॉन्ग तुम ही मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। आज के जमाने में हर बंदा काम करना चाहता है, क्यों? टू अर्न द लिविंग, टू अर्न लाइवलीहुड, ठीक है। अगर वो कमाएगा नहीं तो वो जिएगा कैसे? अगर वो कमाएगा नहीं, ठीक है, अगर वो कमाएगा नहीं तो वो मतलब कैसे अपनी लाइफ को आगे लेके जाएगा, राइट? चोरी डकैती थोड़ी करेगा बेटा। सो वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ एज इंडिविजुअल्स एंड एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। एज अ इंडिविजुअल भी वर्क मेरे लिए जरूरी है, और अगर एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी में देखूं तब भी वर्क मेरे लिए जरूरी है। एज अ इंडिविजुअल वर्क मेरे को हेल्प करता है कि मैं इनकम अर्न कर सकूं, एंड एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी वर्क मेरे को हेल्प करता है कि मैं सोसाइटी को कुछ दे सकूं, सोसाइटी की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकूं। क्योंकि काम नहीं करोगे तो फिर जीडीपी में कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी कंट्री के लिए एक तरह से लायबिलिटी बन जाओगे। अगर आप अपनी कंट्री को कुछ कमा के दोगे तो इन दैट केस आप अपनी कंट्री के लिए एसेट बन जाओगे। ओके, नाउ व्हाट वी हैव नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वर्क। पीपल ना व्हाट दे डू इज पीपल वांट टू गेट एम्प्लॉयड, राइट? कहीं पर भी किसी भी तरह का जॉब मिल जाए ना तो दे वांट टू गेट एम्प्लॉयड। अगर कोई पर्सन लिटरेट है तो वो ऑप्शंस देखेगा, अगर कोई इलिटरेट है तो यार उसको लगेगा जो मिल रहा है एक बार का तो करे, राइट? और इंडिया के अंदर तो सिस्टम ही अलग है, इंडिया के अंदर तो सिस्टम बिल्कुल अलग है। इंडिया के अंदर ना बेसिकली यहाँ पे गरीबी ज्यादा है, थोड़ी पॉवर्टी वाला प्रॉब्लम भी है, तो इस वजह से, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे हम लोगों को प्रॉब्लम ज्यादा होती है। जो काम मिलता है लोग करने के लिए रेडी है, फिर भी उनको काम नहीं मिल रहा, ठीक है बच्चा पार्टी। चलो, अब वर्कर कौन होता है, हम वर्कर की बात कर लेते हैं। हु इज वर्कर? एक ऐसा पर्सन जो कि काम कर रहा है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग वर्कर बोलेंगे बच्चा, ठीक है। वर्कर का मतलब क्या है? वर्कर का मतलब सिंपल है, एनी पर्सन और एनी इंडिविजुअल हु कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द प्रोसेस ऑफ जीडीपी, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वर्कर बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, योर मदर इज कुकिंग फूड फॉर यू, ठीक है, योर मदर इज कुकिंग फूड फॉर यू, वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है, दैट इज आउट ऑफ लव, दैट इज आउट ऑफ कंसर्न, शी इज डूइंग दैट, राइट? बट उससे जीडीपी पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। क्या उससे जीडीपी इंक्रीज हो रहा है? क्या उससे कंट्री में प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है? नो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, राइट? हम एक वर्कर को वर्कर तभी बोलेंगे जब उसने जो काम किया है उससे जीडीपी पे इंपैक्ट आ रहा हो, उसने जो प्रोडक्शन किया है, उसने जो सर्विसेज दी है, उससे जीडीपी बढ़ रहा हो, तभी हम उस पर्सन को क्या बोलेंगे? तभी हम उस पर्सन को वर्कर बोलेंगे। सो वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज इन्वॉल्व्ड इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न अ लिविंग, एंड दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी हेल्प्स इन द जीडीपी फॉर्मेशन by giving some production of services or goods. Is it clear?
चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, हु ऑल आर इंक्लूडेड इन वर्कर। भाई वर्कर में कौन लोग आएंगे, ठीक है, वर्कर में कौन कौन लोग इंक्लूड हो जाएंगे। क्या वो प्लम्बर के साथ जो छोटू आता है वो वर्कर कहलाएगा क्या, ठीक है। क्या अगर कोई ऐसा बच्चा है जिससे हम काम करा रहे, तो काम तो वो कर रहा है, प्रोडक्शन भी कर रहा है, पैसा भी मिल रहा है, तो क्या उसको हम वर्कर बोलेंगे क्या, नहीं बेटा, ठीक है, हम उसको वर्कर नहीं बोलेंगे, लेकिन जो छोटू आता है उसको वर्कर बोलेंगे, है ना। ऐसे सारे लोग कौन कौन आता है वर्कर में, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। सेल्फ एम्प्लॉयड भाई खुद का बिजनेस खोल के बैठे हैं, ठीक है, खुद की शॉप खोल के बैठे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं और कमा रहे हैं। दीज आर सेल्फ एम्प्लॉयड। जो खुद का पैसा लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, एंड दे आर नोन एज वर्कर्स ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेकंड क्या है, it also include people who remain temporarily absent from work due to illness, injury or other physical disability. For example, एक पर्सन है, उसकी जॉब थी, ठीक है, अब उसको कोविड हो गया तो 14 डेज के लिए, या फॉर एग्जाम्पल सिवियरिटी आ गई ऐसी कोई भी, या कुछ ज्यादा ही बीमार हो गया तो 1 महीने के लिए उसने वहां से छुट्टी ले ली, राइट। अब अगर 1 महीने की छुट्टी उसने ले ली ना बेटा, तो क्या वो वर्कर नहीं कहलाएगा क्या, नहीं, बिल्कुल कहलाएगा। अगर आप अपने वर्क से टेम्पररी एब्सेंट हो रहे हो, टेम्पररी का मतलब आपको समझना यहाँ पे जरूरी है, अगर आप अपने वर्क से टेम्पररी खुद को एब्सेंट शो कर रहे हो, तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आप कहलाओगे वर्कर ही, ठीक है, उसमें भी आप क्या कहलाओगे बेटा, वर्कर कहलाओगे। और लास्ट पॉइंट है वो सारे हेल्पर्स, ठीक है, वो सारे लोग जो मेन वर्कर की हेल्प करते हैं, तुमको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मेन वर्कर के साथ आते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो वो सारे लोग जो मेन वर्कर की हेल्प करते हैं वो भी हमारे कहां इंक्लूड हो जाएंगे, वो भी हमारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। क्लियर है सब लोगों को। चलो, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मल्टी फेसिटेड। नाउ भाई इसका मीनिंग क्या है यार, ये टॉपिक इतना अजीब सा लग रहा है हम लोगों को। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मल्टी फेसिटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, नहीं मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है, क्या चाह रहे हैं आप यहाँ पे कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मल्टी फेसिटेड का मतलब क्या है। देखो, कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। इंडिया के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है ना, मैंने पहले भी बताया, बहुत ही अजीबोगरीब है। एक तो इकोनॉमिक कंडीशंस खराब, इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग इकोनॉमी, बहुत सारी चीजें लैकिंग है अभी भी हमारे अंदर। तो कुछ लोगों को तो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है पूरे साल में, कुछ लोगों को थ्रू आउट द ईयर नहीं मिलता है, वो कुछ लोग मतलब फ्यू मंथ्स ही एम्प्लॉयड रहते हैं, ठीक है। मेनी वर्कर डू नॉट गेट वेजेस फॉर देयर वर्क। ऐसा भी है इंडिया के अंदर कि काम कर रहे हैं लेकिन वेजेस नहीं मिल रहे हैं, समझ रहे हो। ऐसा भी है इंडिया के अंदर कि हम काम तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमको वेजेस नहीं मिल रहे हैं, समझ रहे हो बेटा। सो यही हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि मतलब इंडिया का एम्प्लॉयमेंट लेवल इज नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं हम। कुछ लोग पूरे साल एम्प्लॉयड है, अपनी मज्जानी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग बेचारे टेम्पररी एम्प्लॉयड है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्यू मंथ्स हो गए, 2-3 महीने के लिए मिला एम्प्लॉयमेंट और फिर नहीं मिला, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है, बेसिकली इसमें विमेन्स आ जाएगी, या एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारे लोग रहते हैं ना वो आ जाएंगे, बेचारे काम तो कर रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक फीमेल है, ठीक है, वो फीमेल मेल के साथ, मतलब अपने हस्बैंड के साथ, अपने पति के साथ, अपने परमेश्वर के साथ ना जारी खेत पे कि है ना मैं भी आपकी हेल्प करूंगी, तो क्या उसका पति इतना खुददार निकलेगा कि उसको बोले कि तूने मेरी हेल्प करी है तो अब मैं तेको क्या करूंगा, मैं तेको सैलरी दूंगा तेरे काम की। ना भाई ना, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो तो उसका पत्नीव्रता धर्म है ना बेटा, राइट। अगर कोई फीमेल मेल के साथ जा रही है, उसको एग्रीकल्चर में हेल्प कर रही है या किसी भी एक्टिविटी में हेल्प कर रही है, तो इट इज कंसिडर्ड एज पत्नीव्रता धर्म, ठीक है। उसको हम थोड़ी हम वेजेस देंगे, मतलब वो जो हस्बैंड है या वो जो मेल अर्निंग मेंबर है वो थोड़ी बोलेगा कि देख तूने मेरी हेल्प करी, मैंने 100 रुपए कमाए, ले 20 रुपए तेको देता हूँ। नो नो नो, इतना नहीं इंडिया आगे डेवलप हुआ है हमारा अभी, ऐसा कभी नहीं होता है। सो मेनी वर्कर्स डू नॉट गेट वेजेस फॉर देयर वर्क, नहीं मिलते हैं उनको वेजेस, जैसे यहाँ पे मैंने आपको फीमेल्स का एग्जाम्पल दे दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, while estimating the number of workers, all those who are engaged in economic activities are included as employed. What about the person who are doing मतलब non economic activities like that? उनको तो आपने कुछ समझा ही नहीं, मतलब हाउसवाइफ की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही यहाँ पे।
हाउसवाइफ बेचारी पूरा दिन काम कर रही है तो उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही यहाँ पे। ऑल दोज हु आर एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सिर्फ वही एम्प्लॉयड काउंट होगा, बाकी के लोगों की तो कोई वैल्यू नहीं रही यहाँ पे, है ना। जो एनजीओ चला रहे वो भी कोई काम के नहीं है यहाँ पे, जो सोशल सर्विस कर रहे वो भी नहीं हम उनको इंक्लूड कर रहे, तो वो सारी चीजें वर्कर्स की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होती है। अब आगे, ठीक है, वर्कर का मीनिंग पता पड़ गया, हर वो बंदा जो कि जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा वो वर्कर कहलाएगा। अब पता कैसे लगाए, नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे पता लगाए, देखो अगर पहले की बात करें ना, पहले के जमाने कैसे कैलकुलेट होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। पहले के जमाने में बात करें ना तो हाँ ठीक है, ये रहा। During 11-12, the number of workers in India was 473 million person. Out of 473, nearly 3/4 are rural workers. वाह, ये मतलब वाह, समझ रहे हो तुम, वर्कर मतलब काम करने वाला, ठीक है। अपने इंडिया की पूरी पॉपुलेशन में से 3/4 वर्कर जो है वो रहता है रूरल एरिया में। मतलब अर्बन एरिया वाला लोग कर क्या रहा है बेटा, नहीं, अर्बन एरिया वाले लोग आखिर कर क्या रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, इंस्टा पे कच्चा बादाम की रील्स बना रहे हैं, है ना। और कौन सा चल रहा है, एक दो अभी और चल रहा है, हमने तुमको इतना देखा वाला, समथिंग 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 लाइक ना, मतलब दीज अर्बन पीपल आर डूइंग दिस, ठीक है। और बहुत सारे रील्स चल रहे हैं, मतलब ट्रेंडिंग ओपी चल रहा है सब कुछ, तो ये कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है बेटा, यही कर रहे हैं हम अर्बन एरिया वाले लोग। असली काम तो हमारे रूरल एरिया के लोग कर रहे हैं। मतलब तुम देखो कंडीशन इंडिया की, वर्कर का, पूरी टोटल वर्कर का 3/4 रूरल एरिया में रह रहा है। वाह, मतलब अर्बन एरिया में सिर्फ 1/4 वर्कर्स रह रहे हैं, बाकी के लोग, ये मतलब बाकी के लोग, पुष्पा, है ना, ये सब कर रहे हैं बाकी के लोग ना, मतलब रील्स बना रहे हैं यहाँ पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे फेमस होने की कोशिश किए जा रहे हैं यहाँ पे, यही चल रहा है बेटा, समझ रहे हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अराउंड 70% ऑफ टोटल वर्कर्स आर मेल। बात समझने की कोशिश कर रहे हो तुम, फीमेल्स क्या कर रही है फिर, मतलब अगर 70% ऑफ वर्क फोर्स जो है, वर्कर्स जो है वो मेल है, तो फीमेल्स तो 30% ही बची। उसमें भी उस 30%, मतलब थोड़ा गहराइयों में जाने की कोशिश मैं यहाँ पे कर रही हूँ, उन 30% में भी रूरल एरिया में बहुत सारी होंगी। तो अर्बन एरिया की विमेंस क्या कर रही है, आराम से सैलून में बैठ के क्या कर रही है, स्पा करवा रही है, मस्त एकदम ऐश की जिंदगी है, आराम से बैठे हैं और मज्जानी लाइफ हो रखी है यहाँ पे, है ना, यही चल रहा है बेटा। वो भी कच्चा बादाम पे रील बना रही है ना, वो भी यही चल रहा है उनका भी आजकल, फीमेल से बना रही है, बेचारे मेल्स तो बहुत कम ही दिखे हैं मुझे रील्स में, ये फीमेल ही पागल हो रही है इनके पीछे, मतलब करना ही नहीं है काम उनको, ठीक है, मैनिक्योर पेडिक्योर करा रही है बैठ के ये पार्लर्स में, यही यही चल रहे हैं बेटा, यही चल रहा है, ठीक है। मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को ना डेटा घुमा के निकालना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ मेनी विमेन्स आर वर्किंग ना, दे हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी विमेन्स आर सिटिंग इन द पार्लर्स, so they'll get the exact number कि how many are working and how many are not working, एग्जैक्ट पता लग जाएगा, एकदम फर्स्ट क्लास डेटा आएगा तुम्हारे पास। अरे तुम ये डेटा कलेक्ट ही मत करो ना, घूम के क्यों जाना कि कितनी फीमेल्स काम कर रही है, ऐसे निकालो कितनी फीमेल्स ये जो रील्स बना रही है उनमें कितनी है और पार्लर में कितनी बैठी है, पक्का निकल जाएगा यार डेटा, मतलब एकदम फर्स्ट क्लास डेटा निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि 70% ऑफ द टोटल वर्कर्स जो है ना वो है हमारे मेल्स, राइट। फिर रूरल विमेन पार्टिसिपेट इन लार्जर नंबर इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज एज कंपेयर टू अर्बन विमेन, ठीक है। अर्बन विमेन भाई बैठ के सिर्फ मजे कर रही है, मजे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अमंग द रूरल वर्कर द स्टेट ऑफ फीमेल वर्कर इज मोर देन 1/3। भाई रूरल वर्कर में भी 1/3 विमेन्स है, मतलब 2/3 मेल्स है तो 1/3 विमेन है। रूरल एरिया के लोग बेचारे मेहनती होते हैं, ऐसे ही नहीं बोलते थे कि गांव के लोग मजबूत होते हैं, बोलते ना बड़े बुजुर्ग ऐसे गांव के लोग मजबूत होते, तो वो ऐवे ही नहीं बोलते थे, एक काम कर रहे हैं गांव के लोग, हमारे जैसे थोड़ी पड़े हुए हैं यहाँ पे बस, ठीक है। तो ये वही अर्बन एरिया के अंदर नहीं करते हैं लोग काम, ये आराम से नौकर चाकर रखेंगे और खुद कुछ नहीं करेंगे, बस एक लैपटॉप लेके बैठ जाएंगे, यही चल रहा है आजकल दुनिया में। वेयर एज द शेयर इज अराउंड 1/5 इन केस ऑफ अर्बन वर्कर। देखो अर्बन वर्कर में सिर्फ 1/5 विमेन है, 4/5 मतलब बेचारे मेल्स कितना, मेरे को तो
अर्बन के अंदर क्या हो रहा है पता है, 4/5 जो परसेंट है ना वो हमारे मेल्स का है और सिर्फ 1/5 है, ठीक है, 1/5 फीमेल्स का है। बाकी की फीमेल्स क्या कर रही है, पति के पैसों पे ऐश कर रही है एकदम मजे से, ठीक है। चलो, इन रूरल एरियाज many workers carry out work like cooking, fetching water, fuel wood, participate in farm labor, लेकिन उनको पेमेंट नहीं मिलता है। They are not paid wages in cash and not even in the form of food grains, ठीक है। For this reason they are called not called workers। ऐसे देखो ये 1/3 तो बहुत वैसा वाला फिगर है जो काउंटिंग में आ रहा है। ऐसी बहुत सारी लेडीज है जो काम कर रही है, उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है, वो तो बेचारे काउंटिंग में भी नहीं आ रहे, ठीक है, वो तो बेचारे काउंटिंग में भी नहीं आते हैं वर्कर की। तो ये 1/3 तो एक्सक्लूसिव है कि हाँ ये तो काउंट होंगे ही होंगे, इनको पेमेंट मिल रहा है। ऐसी भी बहुत सारी फीमेल्स है जिनको पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो तो बेचारी काउंटिंग में आ ही नहीं रही है, ठीक है। चलो अब देखो, तुमने वर्कर निकाल लिया, वर्कर का मीनिंग अच्छी तरह से डिस्कस हो गया हमारा कि हु आर दी वर्कर्स, व्हाट आर दी वर्कर्स, ठीक है। अब वर्कर्स से वर्कफोर्स निकलती है, कैसे निकलेगी पता है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो आपकी कंट्री में काम कर रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, ये आपका वर्कफोर्स का फॉर्मूला है। अगर आपको पता लगाना है कि इंडिया में कितनी वर्कफोर्स है, तो वर्कर्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इनटू 100 कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये पता लगाना है कि इंडिया में कितनी लेबर फोर्स है, तो लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है पता है, लेबर फोर्स का मतलब होता है कि इंडिया में कितनी लेबर है, ठीक है, इंडिया में कितनी लेबर, लेबर फोर्स का मतलब मैं तुमको बताती हूँ। इसमें ना बेसिकली दो चीजें इंक्लूड हो जाती है, एक तो वर्कर्स, ठीक है, वर्कर्स कौन होते हैं बेटा, दोज हु आर एग्जिस्टिंग, मतलब जिसके पास काम है, ठीक है, दोज हु आर वर्किंग, मैं यहां पे लिख देती हूँ दोज हु आर वर्किंग, ठीक है बेटा। ये देखो ये वर्कर्स तो आएंगे इसमें, साथ में द पर्सन्स हु आर अवेलेबल फॉर वर्क, मतलब ऐसे बंदे जो जेन्युइनली काम करना भी चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, सीकिंग एंड अवेलेबल, वो ढूंढ रहे हैं काम और वो अवेलेबल भी है, काम मिलेगा तो कर लेंगे, मतलब ये हमारी एसेट है बेटा। लेबर फोर्स आपकी एसेट है, ये वो लोग हैं जो या तो काम कर रहे हैं या करने में इच्छुक है, करना चाहते हैं, ठीक है। तो लेबर फोर्स के अंदर हमारे पास दोनों चीजें आ जाएंगी, ठीक है बेटा। क्या है वो दोनों चीजें, ऑल पर्सन हु आर वर्किंग, ठीक है, एंड तो नॉट वर्किंग आर सीकिंग एंड अवेलेबल फॉर वर्क, अगर नहीं भी काम कर रहे हैं तो सीकिंग एंड अवेलेबल फॉर वर्क है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लेबर फोर्स। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन हुई आपकी लेबर फोर्स की, ऑल दोज हु आर वर्किंग मतलब वर्कर्स, ठीक है, एंड ऑल दोज हु आर अवेलेबल फॉर वर्क, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का देखो पर्सन वर्किंग प्लस पर्सन सीकिंग एंड अवेलेबल फॉर वर्क। हाउ टू कैलकुलेट लेबर फोर्स, ठीक है, अगर मुझे लेबर फोर्स को कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूंगी, मैं ऐसे तो ऐसे कैसे ढूंढूंगी कि कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं, ये कौन कौन से लोग काम करने के इच्छुक हैं, भाई ऐसे पता लगाना तो बहुत मुश्किल है ना। ऐसे अगर कैलकुलेशन करने जाऊं तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, है या नहीं। अगर मैं ऐसे कैलकुलेशन करने जाऊं तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट ना, कि ऐसे पता लगाऊंगी कि कौन लोग इच्छा रख रहे हैं, ठीक है, कौन लोग काम करने की इच्छा रख रहे हैं, तो ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना बच्चा पार्टी। सो हमको क्या करना है, टू गेट द लेबर फोर्स सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग फ्रॉम टोटल पॉपुलेशन। हम क्या करेंगे, हमारी टोटल पॉपुलेशन में से, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन में से इन 3 लोगों को माइनस कर देंगे। जैसे ही हमने माइनस किया हमारे पास बचा हुआ क्या हो जाएगा, हमारे पास बचा हुआ लेबर फोर्स ही बचेगा, ठीक है। कौन से लोग माइनस कर रहे हैं, देखो मैं तुमको बताती हूँ। सबसे पहले अनफिट पीपल, जैसे ओल्ड हो गए, हैंडीकैप्ड हो गए, वो फिट नहीं है, वो काम नहीं कर सकते, तो सबसे पहले तो आप अनफिट पीपल को हटा दो। तो टोटल पॉपुलेशन में से सबसे पहला माइनस जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, अनफिट पीपल लाइक ओल्ड और हैंडीकैप्ड पीपल, उनको यहां से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पीपल हु आर नॉट विलिंग टू वर्क, जो करना ही नहीं चाहते, जिनके पापा चाचा विधायक है, ठीक है, ऐसे भी लोग होते हैं ना बेटा जिनके घर में खूब पैसा है, तो वो नहीं करना चाहते काम, उनके पास खूब 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 पैसा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है,
यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, पीपल हु आर नॉट विलिंग टू वर्क, जो काम करना ही नहीं चाहते उसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, उसको हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे। पीपल हु आर नॉट अवेलेबल फॉर वर्क, जो अवेलेबल ही नहीं है, मतलब वो बोलते तो है कि हाँ कर लेंगे बट जब काम करने की बारी आती है तो दे आर नॉट अवेलेबल, राइट। सो ऐसे पूरी पॉपुलेशन में से अगर इन तीनों लोगों को हम माइनस कर देना तो बाकी की बची हुई जनता हमारी सुधरी हुई जनता, अच्छी जनता, काम करना चाहती है, मेहनत का कमा के खाना चाहती है, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन में से इन तीन लोगों को अगर हटा देना तो बाकी की हमारी क्या है, बाकी की हमारी जनता अच्छी जनता है, ठीक है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है कि टोटल पॉपुलेशन में, ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है कि टोटल पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास लेबर फोर्स कितनी है, ठीक है। लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन निकालेंगे तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आ जाएगा, क्लियर है। अच्छा, वर्कफोर्स का मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी बता देती हूँ, वर्कर डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इनटू 100 करोगे तो वर्कफोर्स। अब मुझे एक बात बताओ, एक हो गई तुम्हारे पास वर्कफोर्स, ठीक है, राइट, और एक हो गई तुम्हारे पास लेबर फोर्स, ठीक है। वर्कफोर्स का मतलब द पर्सन हु आर एक्चुअली वर्किंग, जो सच में काम अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर दो चीजें आ जाएंगी, एक तो वर्कफोर्स आएगी ही आएगी, ठीक है, और इसके अंदर दूसरा पर्सन हुआ सीकिंग एंड अवेलेबल, मतलब अनएम्प्लॉयड लोग भी आ जाएंगे, ठीक है, मतलब अनएम्प्लॉयड लोग भी आ जाएंगे, राइट और रॉन्ग, अनएम्प्लॉयड लोग भी आ जाएंगे। तो अगर मैं यहां पे देखूं बेटा तो लेबर फोर्स, ठीक है, लेबर फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, लेबर फोर्स इज इक्वल्स टू वर्क फोर्स प्लस अनएम्प्लॉयड पीपल। अनएम्प्लॉयड पीपल का मतलब क्या हुआ बेटा, अनएम्प्लॉयड पीपल का मतलब ऐसे लोग जो काम करना चाहते पर अभी उनको मिल नहीं रहा। तो मैं यहां पे नहीं लिख सकती ऐसे कि अनएम्प्लॉयड पीपल, ठीक है, अनएम्प्लॉयड पीपल इज इक्वल्स टू लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स, ठीक है। अनएम्प्लॉयड पीपल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया हमारा, अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं तो मेरा इजीली फॉर्मूला बन जाएगा कि अनएम्प्लॉयड पीपल का मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को माइनस कर दो तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा यहाँ पे अनएम्प्लॉयड लोगों का, ठीक है। तो नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्टिव, ये तो मैंने बता दिया। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल कैसे निकालेंगे, अनएम्प्लॉयड पीपल निकालने के लिए आपको क्या करना है, अनएम्प्लॉयड पीपल निकालने के लिए आपको लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को माइनस कर देना, बस इतना ही काम करना है आप लोगों को, ठीक है। अब जिसको समझ आ गया वो सेशन को लाइक कर देगा तो मुझे पता लग जाएगा कि कितने लोगों को ये वीडियो ने हेल्प किया है, और जिनको नहीं किया है तो वो नहीं लाइक करेंगे और क्या, ठीक है। तो जो लोग भी देखेंगे वो लाइक जरूर करें हमारी वीडियो को। चलो आ गया समझ में सब लोगों को कि अगर आप लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को माइनस कर दोगे तो आपके पास अनएम्प्लॉयड लोग आ जाएंगे। ओके चलो, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट। अब ये पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, बेटा देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, बात ऐसी है, ठीक है, कि अगर तुम्हारी कंट्री के अंदर वर्क फोर्स ज्यादा है या लेबर फोर्स ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि अच्छी बात है ना, अच्छा माना जाएगा उसको। अगर लेबर फोर्स का रेशो ज्यादा है या वर्क फोर्स का रेशो ज्यादा है तो दैट इज अ गुड इंडिकेटर ना कि हाँ कंट्री के लोग कुछ काम कर रहे हैं, ऐਵੇਂ ही नहीं घूम रहे हैं, है ना। तो वर्क पॉपुलेशन रेशो क्या बोलता है, इट इज एन इंडिकेटर विच इज यूज्ड टू एनालाइज द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द कंट्री। वर्क पॉपुलेशन रेशो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इनटू 100, ठीक है। तो बस यही चीज तो करनी है, इसमें क्या ही प्रॉब्लम है, क्लियर। चलो आगे देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वर्क पॉपुलेशन रेशो, वर्कर पॉपुलेशन रेशो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखना जरूरी है और समझना जरूरी है। क्या है वो चीजें, लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है। इट इज वेरी यूजफुल सबसे पहले डिटरमाइन करने में कि आपकी जो प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट इज एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने अभी आपको बताया ना कि आपकी कंट्री की जनसंख्या, ठीक है, आपके लिए असेट है, ठीक है, या फिर सिर्फ रील्स मटेरियल, वो आपको वर्कर पॉपुलेशन रेशो बताएगा। हायर अगर रेशो है तो इट इंडिकेट हाई प्रोपोर्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर लोअर रेशो है या मीडियम रेशो है, इट इंडिकेट दैट लेस पीपल आर इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, कम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, इसीलिए वो रेशो लेस है। हायर होगा तो अच्छा इंडिकेटर माना जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे और बताए हैं। वर्कर population ratio indicate the status of workers in society and their working condition. By knowing the status with which a worker is placed in an enterprise,
इट मे बी पॉसिबल टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। ठीक है, आपकी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट कैसे चल रहा है वो डिसाइड करना आपको यहाँ पे आप देखना समझना, उसके लिए आपको बहुत हेल्प करता है। ठीक है, इंडिया का वर्कर पॉपुलेशन रेशो देखो बेटा एक बार यहाँ पे। नाउ दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, इसके बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे। दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये टेबल आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आ सकती है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके ये टेबल आ सकती है और आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं, हम ये टेबल का एनालिसिस करते हैं। मैं तुमको ये बता रही थी बच्चा पार्टी कि दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हम इसका एनालिसिस करते हैं। देखो, कभी भी कोई भी टेबल एनालिसिस के लिए आ जाए ना, मैं तुमको सच बता रही हूं, तुम ये स्टेप्स फॉलो करोगे ना जो मैंने तुमको बताया, तुम्हारे क्वेश्चन ही इजी हो जाएगा, तुम खुद ही सॉल्व कर लोगे। ठीक है, पहले ना हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं इसको, उसके बाद बाकी मतलब बाकी का चीजें जो लिखने वाली है ना वो बात की बात है। देखो, अगर मैं बात करूं रूरल एरिया की, रूरल एरिया में 54.3 है रेशो और विमेन्स का है 24.8, मतलब रूरल एरिया में वर्क है। और एक चीज मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, चाहे रूरल हो चाहे अर्बन हो, मेल्स तो वर्क कर रहे हैं, मतलब 54.3 मेल्स दोनों में काम कर रहे हैं, मतलब हाँ मेल्स का रेशो ज्यादा है। ये मेरा एनालिसिस इस टेबल को देख के निकल रहा है, जनरल एनालिसिस, जनरल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हम जनरल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, विमेन का मेरे को यहाँ पे जनरल ऑब्जर्वेशन देख रही हूँ कि विमेन्स अर्बन में कम है, रूरल में ज्यादा है। ठीक है, रूरल एरिया में, और अगर टोटल की भी बात करूं तो टोटल में मेल्स फीमेल्स अगर देखूं तो मेल ज्यादा है, विमेन्स कम है। रूरल और अर्बन में दोनों वर्कर्स के अंदर मेन कॉमन है, मतलब मेल्स जो है वो दोनों जगह काम कर रहे हैं, रूरल में भी अर्बन में भी। मेजर जो यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है फीमेल्स का, कि रूरल एरिया की फीमेल्स ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया की विमेन्स। और यहाँ पे अगर टोटल पॉपुलेशन में देखूं मैं, टोटल के अंदर तो 54.4% मेन है और विमेन है 21.9%, मतलब विमेन्स कम है, मेल्स ज्यादा काम कर रहे हैं वर्कर के अंदर। तो ये मेरा एनालिसिस था, जो मैंने बोला वही मैं लिख के होने वाली हूँ, बस ये मेरा एनालिसिस था ना। इसमें से क्या कंक्लूजन निकला, हायर प्रोपोर्शन ऑफ पीपल ऑफ इन रूरल एरिया, ये दिखा हम लोगों को कि रूरल एरिया के अंदर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखो रूरल एरिया के अंदर वर्कर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया, ये मुझे यहाँ पे दिखा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अर्बन वालों के पास ज्यादा है तो वो चूज करने में टाइम निकालते हैं। ठीक है, अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो उनके पास तो है ही नहीं ऑप्शन, एग्रीकल्चर है या 2-3 और एक्टिविटीज है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अर्बन के पास ज्यादा है एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मेल्स के पास ज्यादा है। मेल्स के पास ज्यादा होने की वजह से ये हमारा फीमेल और मेल का गैप आ रहा है, राइट। एजुकेशन लेवल अर्बन एरिया का ज्यादा है तो वो लोग सर्विस सेक्टर में ज्यादा वर्क कर रहे हैं, और हमारे जो रूरल एरिया की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर, माइनिंग, कुरेइंग इन सब में काम कर रहा है। ठीक है, हायर प्रोपोर्शन ऑफ मेल वर्कर्स दिख रहा है सब जगह, क्योंकि मेल है मेजर अपॉर्चुनिटी, मेल है मेनी फैसिलिटीज। इसके अलावा मेल्स के साथ सोसाइटी का बिहेवियर थोड़ा ओपन अप है। फीमेल्स को माइग्रेशन की परमिशन अलाउड नहीं है, लेकिन मेल्स को माइग्रेशन करना अलाउड है। तो ये सब चीजों की वजह से मेल वर्कर्स की मोबिलिटी इधर उधर जाके कहीं पे भी काम कर लेते हैं, लेकिन फीमेल, अब तुम खुद सोचो ना इसको, चलो यहाँ पे नहीं भी जाऊं, मैं नॉर्मल डिस्कशन करती हूँ, राइट। एक मेल है और एक फीमेल है। इफ मेल इज नॉट अर्निंग ना, तो फैमिली विल सपोर्ट हिम कि तू जा, तेरे को जहां जाके काम करना है ना तो कर। ठीक है, चल यहाँ पे एक जगह काम नहीं मिल रहा तो तेरे को जहां काम मिल रहा है तू वहां जाके कर ले। वही उस जगह अगर फीमेल है और वो अर्न नहीं कर रही है तो हमारा रिएक्शन क्या होगा, कोई बात नहीं, नहीं कमा रही तो नहीं कमा रही, हम कमा रहे हैं ना, हम दे रहे हैं ना पैसा, देखो ये रिएक्शन है हमारी सोसाइटी का। उसके बाद हम सोच रहे, ये बिल्कुल फैक्ट है, दिस इज रियली अ फैक्ट ना, बहुत सारे घरों में है ये, बहुत सारे, इट इज अ फैक्ट कि मेल वर्कर के साथ ना हर चीजें सही है, तेरे को जाना है तू जा, टेंशन मत ले हमारे परिवार की, नहीं तू, तेरे को जहां जाना है बेटा तू तेरा जाके कमा। वही फीमेल को बोलो ना एक बार कि जा, तेरे को जहां जॉब मिल रही है वहां जाके जॉब कर, नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। ये हमारे इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ही नहीं बेटा ये चीज तो। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ इसीलिए मेल वर्कर्स ज्यादा है, सिंपल यही रीजन है कि मेल वर्कर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल। ओके, मोर विमेन वर्कर्स इन रूरल एरिया, व्हाई सो, व्हाई मोर फीमेल वर्कर्स इन रूरल एरिया, बिकॉज रूरल एरिया की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है जिसकी वजह से दे आर फोर्स्ड टू डू दी वर्क, सिंपल। ठीक है, आगे समझ में सब लोगों को, ये इसके बारे में अभी मैं आगे और थोड़ा सा डिस्कस करूंगी। अब अभी तक जितना भी पढ़ा दैट वाज बेसिक, ठीक है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा ना बेटा दैट वाज बेसिक, जो अभी तक हमने देखा।
अब हम लोग आगे देख रहे हैं वो क्या है, अब हम लोग आगे चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, ओके, यहां पे हमारे पास है मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूं ना बेटा, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट का मतलब है इट इज एन एक्टिविटी विच इनेबल अ पर्सन टू अर्न मीन्स ऑफ लिविंग। सिंपल, क्या है सिंपल सा मीनिंग? ठीक है, सिंपल सा मीनिंग क्या है? ये है कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है वो सारी एक्टिविटी जो कि एक पर्सन करता है टू अर्न द लिविंग। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ना, जब तक पैसा नहीं आएगा ना तब तक नहीं, जब तक पैसा नहीं आएगा वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब ही यही है कि जब वो कमाने लग जाए। ठीक है, अगर कमाएगा तो ही एम्प्लॉयड कहलाएगा बेटा। तो एम्प्लॉयड या एम्प्लॉयमेंट इज एन सिचुएशन और एन एक्टिविटी विच इनेबल अ पर्सन टू अर्न अ लिविंग। लिविंग अर्न करना जरूरी है यहाँ पे। टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करें बेटा, एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड और एक होते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब खुद का कुछ करना, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना, खुद का कुछ करना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट जब हम किसी के अंडर काम करते हैं। ठीक है, मैं इसको और डिटेल में बताती हूँ। वेज एम्प्लॉयमेंट दो तरीके के होते हैं, रेगुलर एंड कैजुअल। मैं थोड़ा और डिटेल में यहाँ पे जाती हूँ अभी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें एक पर्सन अपना खुद का पैसा लगा रहा है, खुद के एफर्ट्स डाल रहा है और वो अपना कमाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया के अंदर लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटी तो है नहीं। ठीक है, इंडिया के अंदर लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज तो है नहीं बेटा। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज के ना होने की वजह से 52% ऑफ द वर्क फोर्स इन इंडिया बिलोंग टू दिस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी, कि वो खुद का ही कुछ स्टार्ट करते हैं। इट इज अ मेजर लाइवलीहुड फॉर बोथ मेन एंड विमेन, दोनों के लिए। ठीक है, मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर पार्ट। एग्जाम्पल क्या हो गया? शॉपकीपर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, इन सबको हम लोग इस कैटेगरी में डालेंगे। वेज एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर वर्कर अपना लेबर सेल कर रहा है और वेजेस मिल रहे हैं उसको। वो अपना कुछ पैसा नहीं लगा रहा, वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा, वो अपना दिमाग बेच रहा है एक तरह से, वो अपनी सर्विसेज बेच रहा है एक तरह से। और सर्विसेज देने से, ठीक है, सर्विसेज देने से क्या हो रहा है? सर्विसेज देने से वो पैसा इजीली कमा पा रहा है। तो वेज एम्प्लॉयमेंट इज एन अरेंजमेंट इन विच अ वर्कर सेल हिज लेबर एंड अर्न वेजेस इन रिटर्न। बदले में उसको क्या मिल जाते हैं? वेजेस मिल जाते हैं। सो वर्कर डू नॉट हैव एनी अदर रिसोर्सेज, तो वो ये इस कैटेगरी में जाते हैं। जब खुद के पास कुछ ना हो, लैंड नहीं है, कैपिटल नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, तो अपना बिजनेस कैसे खोले? अपना बिजनेस खोलना भी इतना आसान थोड़ी होता है। ठीक है, तो इस केस में फिर वो कहीं और जाके वर्क करते हैं। दे ऑफर देयर लेबर सर्विस टू अदर्स एंड इन रिटर्न गेट वेजेस। जैसे डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में काम कर रहा है, टीचर अगर कहीं काम कर रहा है, तो उसमें हम लोग कहाँ डालेंगे उसको? उसको हम लोग डालेंगे रेगुलर के अंदर। ठीक है, मतलब वेज एम्प्लॉयमेंट के अंदर। अब देखो, वेज एम्प्लॉयमेंट दो तरीके का होता है। ठीक है, एक है हमारा रेगुलर और एक है हमारा कैजुअल। रेगुलर का मतलब होता है जो पूरे साल एम्प्लॉयड रहते हैं। कैजुअल का मतलब कभी है कभी नहीं है। रेगुलर वाले को बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे पीएफ का बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट, लीव्स का बेनिफिट। कैजुअल वालों को कोई बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, अब देखो, इंडिया के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है। रेगुलर वाला सिक्योर्ड जॉब माना जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा लोग होने चाहिए, वहां पे तो मिनिमम है। ठीक है, समझ रहे हो बेटा? जिसमें सबसे ज्यादा लोग होने चाहिए, जिस एरिया को हम अच्छा एरिया मानते हैं रेगुलर सैलरीड वाला, उस एरिया में तो मिनिमम लोग है। ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन जो है ना, दिस इज नॉट करेक्ट, और जिसको कहते हैं ना, नॉट अ परफेक्ट सिचुएशन। रेगुलर वाले में लोग ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर तो सेल्फ एम्प्लॉयड और कैजुअल में लोग ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं रेगुलर वर्कर्स की, so when a worker is engaged by someone or by an enterprise and is paid wages on regular basis, then such worker is known as regular salaried employee. Workers who casually engage and in return get remuneration for the work done are termed as casual worker. No regular income, no social benefit, no job security. कभी काम हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, तो इसको हम लोग कैजुअल वर्कर्स बोलते हैं। समझ आई बात? तो कैजुअल वर्कर इज नॉट अ गुड सिचुएशन ना, स्टिल मेनी, मैक्सिमम यहाँ पे देखा जाए तो इंडिया के अंदर हमारा कैजुअल वर्कर ही ज्यादा हो रहा है। ठीक है बेटा, चलो अब थोड़ा सा एनालिसिस ना, यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बता रही हूँ, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ताकि आप लोगों में ना थोड़ा सा कूलनेस रहे। एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ मैं यहाँ पे।
नो नीड टू लर्न दिस डेटा, नो नीड टू लर्न दिस डेटा। ये पहला ही मैंने आपको डिस्क्लेमर दे दिया है ताकि आप लोगों के अंदर ऐसी ना फीलिंग आ जाए कि यार इतना सारा लर्न कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे चलेगा। नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल नहीं करना। ये डेटा आपको सिर्फ एनालिसिस के लिए दिया है। लेट्स डिस्कस, ठीक है, इसको छोड़ो साइड में, डेटा क्या है वो तो अपन देख लेंगे। लेट्स डिस्कस कि क्या चल रहा है, ठीक है, इंडिया में क्या चल रहा है। समझ रहे हो बेटा? लर्न नहीं करना, कोई आएगा ही नहीं डेटा, टेबल बनी आएगी अपने आप, टेबल बनी आएगी, हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। चलो एनालिसिस करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्स, मतलब मेल फीमेल के बेसिस पर देखते हैं। सबसे पहले तो देखो फीमेल्स जो हैं, सबसे पहले अगर मैं फीमेल्स की बात करूं, ठीक है, फीमेल्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है 56%, कैजुअल में 31% और रेगुलर सैलरीड में 13%। ठीक है, मतलब फीमेल्स के अंदर भी अगर मैं एनालिसिस कर रही हूं तो मुझे दिख रहा है कि रेगुलर तो बहुत कम है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही ज्यादा है और कैजुअल बीच में आ रहा है। फिर मेल्स में देखो तो मेल्स में सेम सिचुएशन है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, फिर उसके बाद कैजुअल है और फिर रेगुलर है। ऑल इन ऑल दोनों में अगर देखूं ना तो दोनों में ही यहाँ पे हमारे रेगुलर सैलरीड कम है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। ठीक है, ये एनालिसिस है, जनरल एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एरिया के बेसिस पर देखते हैं, मतलब रूरल और अर्बन के बेसिस पर देखते हैं। रूरल एरिया में जॉब्स है क्या? तुम खुद सोचो, रूरल एरिया में जॉब्स नहीं है तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है रेगुलर सैलरीड वर्कर्स तो होने ही कम है ना, वहां पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो इसलिए वो यहाँ पे ज्यादा काम कर रहे हैं और कैजुअल वर्कर्स है, वहां पे तो रेगुलर सैलरीड वर्कर्स जॉब ही नहीं है तो कैसे होगा। ठीक है, अब आगे देखो, नेक्स्ट हमारे पास है अर्बन। अर्बन की अगर मैं बात करूं तो अर्बन एरिया के अंदर देखो रेगुलर सैलरी ज्यादा है क्योंकि यहाँ जॉब्स हैं, यहाँ एमएनसीज है, ये देखो यहाँ पे जॉब्स की वजह से ये परसेंटेज ज्यादा है। अर्बन एरिया है ना, यहाँ पे कंपनीज है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। कैजुअल वर्कर यहाँ कम है, रूरल में कैजुअल वर्कर ज्यादा था, यहाँ कैजुअल कम है। ठीक है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो यहाँ पर भी ज्यादा है, लोग अपना बिजनेस अपनी शॉप्स वगैरह यहाँ पे भी चला रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। सेक्टर वाइज देखूं तो रूरल एरिया में प्राइमरी ऑक्यूपेशन ज्यादा है तो वो 64% पॉपुलेशन प्राइमरी में ही चली जा रही है। अर्बन एरिया के अंदर अगर प्राइमरी देखो तो है ही नहीं, का बहुत कम है, देखो 6.7 ओनली, क्योंकि अर्बन एरिया में प्राइमरी सेक्टर कैसे वर्क करेगा यार। रूरल एरिया में सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्रीज देखो, और यहाँ पे देखो सर्विस सेक्टर देखो, मतलब टर्शरी सेक्टर को यहाँ देख रहे हैं तो रूरल एरिया में 15.5 और यहाँ 58, मतलब यहाँ पे रूरल एरिया अर्बन एरिया के अंदर सर्विसेज सेक्टर वाला सर्विस सेक्टर जो है वो अच्छा रोल प्ले कर रहा है, सबसे ज्यादा परसेंटेज ही इसका है, और रूरल एरिया में सबसे ज्यादा प्राइमरी का। ये कुछ नया नहीं बताया, ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं और यही चल रहा है इंडिया का ट्रेंड। पहले सर्विस सेक्टर इतना नहीं ग्रो किया था, अब थोड़ा सा सर्विस सेक्टर ग्रो करने लगा है और एग्रीकल्चर थोड़ा कम होने लगा है। बाकी एनालिसिस यही है। ठीक है, चलो आगे देखो, ये सेक्टर वाइज हो गया। ओके, अब कुछ एनालिसिस हमने क्या देखा, कुछ एनालिसिस हमने ये देखा कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है ना उसमें मेजर सोर्स है, कैजुअल वर्कर्स सेकंड मेजर सोर्स है, और थर्ड नंबर पे हमारे पास रेगुलर सैलरीड आते हैं। देखा ना तुमने, यही देखने को मिला ना तुम लोगों को, इससे एक्स्ट्रा तो तुमने कुछ नहीं देखा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द क्वेश्चन? कंपेयर टू अर्बन विमेन मोर रूरल विमेन आर फाउंड वर्किंग। ठीक है, अर्बन विमेन्स के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो रूरल विमेन्स ज्यादा काम करती हुई नजर आ रही है, वो 2/3, याद है ना, 1/5 और 1/3, याद है ना मैंने बताया था तुम लोगों को, तो यही चीज है यहाँ पे दिख रही है। तो इसका क्या रीजन है? ठीक है, व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है इसका? द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कफोर्स इज मोर इन रूरल एरिया एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। ठीक है, क्या रीजन है? बिकॉज rural women is more unsecure than the urban women because the family size in rural area are bigger than urban area and the source of earning is limited. उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है। फर्स्ट वाला पॉइंट आपको दिख गया, क्या है फर्स्ट वाला पॉइंट? इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, कि इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है, फैमिली साइज ऐसा है कि उनको करना पड़ रहा है, नो ऑप्शन। Rural women mostly work in field and other activity related to agriculture, and such activity do not require high degree of specialization as the jobs in urban sector do. एक justified reason यहाँ पे आपको दिया हुआ है, वो justified reason क्या है? अर्बन एरिया की महिलाएं जो हैं वो कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी हैं। ठीक है, अर्बन एरिया की महिलाएं जो हैं
वो ज्यादा पढ़ी लिखी है, तो उनको जॉब्स मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उनके टेस्ट की, ठीक है, उनके टेस्ट की जॉब मिलने में प्रॉब्लम होती है। वेरएज बेचारी रूरल एरिया की जो लेबरर्स है, जो वर्कर है, जो फीमेल्स है, उनको क्या ही करना है, फीमेल्स है, कहीं से जाके काम कर लो, फार्म एक्टिविटी कर लो। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा जस्टिफाइड रीजन दे रखा है कि रूरल विमेन मोस्टली वर्क इन फील्ड एंड अदर एक्टिविटी, जहां पे कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है स्किल्स की, ठीक है। तो ये हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला है, कोई ज्यादा हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए नहीं, तो ठीक है, जाओ जाके काम कर लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। ओके, चलो, द पावर्टी रेट ऑफ रूरल सेक्टर इज हायर देन अर्बन सेक्टर, इसीलिए उनको जरूरत पड़ रही है, ठीक है। जो हमारा रूरल एरिया के अंदर जो पुअर पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, तो उनको काम करने की जरूरत भी है, राइट। सो दिस इज द रीजन। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है ना बेटा, हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स, ठीक है। देर आर 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अगर मैं उसको एक्टिविटी वाइज डिवाइड करूं ना, तो देर आर 8 एक्टिविटीज। पहला है एग्रीकल्चर, जो आपका प्राइमरी सेक्टर में जाएगा। माइनिंग एंड कुरेइंग अगेन प्राइमरी सेक्टर में जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग आपका आ जाएगा सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, ठीक है, ये भी आपका सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आ जाएगा। और ये भी आपका सेकेंडरी सेक्टर के, अरे रे रे रे, एक सेकेंड, कंस्ट्रक्शन अगेन आपका सेकेंडरी सेक्टर। ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज सर्विसेज है तो टर्शरी सेक्टर। ट्रेड टर्शरी सेक्टर, सर्विसेज बाकी सारी टर्शरी सेक्टर में आ जाएगी। तो बेसिक अगर देखें तो ये 3 प्लस ये 2 और ये हमारे 3, ठीक है ना, ये 3 नहीं 2 ही है इधर, 2 ही है इधर। और ये 3, ठीक है। तो ये बेसिक हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमने यहाँ पे डिवाइड कर दी 8 कैटेगरीज में, और सेक्टर वाइज इन 8 कैटेगरीज में हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या है बेटा, प्राइमरी, ये मैंने तुमको बता दिया है, एक टेबल दे रखी है। अब ये टेबल देखो, ये क्वेश्चन मुझे बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही अच्छा लगा, मतलब अच्छा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने डाल दिया। और एनसीईआरटी में भी शायद दे रखा है, तो इंपॉर्टेंट भी लगा, तो इसलिए मैंने डाल दिया। द फॉलोइंग टेबल शोज द पॉपुलेशन एंड वर्कर पॉपुलेशन रेशो, ठीक है। क्या बता रहा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द पॉपुलेशन, मतलब आपको पॉपुलेशन बता रखी है, ये वाली चीज बता रखी थी, ठीक है। और आपको बोला है वर्कर पॉपुलेशन रेशो भी आपको दे रखा था, ठीक है। कैन यू एस्टिमेट द वर्कफोर्स, क्या आप वर्कफोर्स निकाल सकते हो? एक बात बताओ, वर्कर पॉपुलेशन रेशो का फॉर्मूला पता है? वर्कर पॉपुलेशन रेशो का फॉर्मूला पता है क्या होता है? वर्कफोर्स या वर्कर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इंटू 100। इन्होंने क्या बोल दिया, अरे रे रे रे, एक सेकेंड, कहां गया, हाँ, इन्होंने क्या बोला बेटा, इन्होंने बोला कि हम आपको वर्कर पॉपुलेशन रेशो दे रहे हैं, हम आपको पॉपुलेशन दे रहे हैं, आप हमको वर्कर्स निकाल के बता दो। क्या बड़ी बात है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो 100 से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और सिंपली डिवाइड बाय 100 कर देना है, हो गया, बस खत्म, खत्म, वर्कर निकल जाएगा तुम्हारा, है या नहीं? तो आराम से निकाल सकते हो तुम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 करना है और कुछ भी नहीं, आ जाएगा आंसर। देखो यही किया हमने, 28.52 इंटू 33.7 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, तो आंसर आ गया। वर्कर्स आ गए तुम्हारे, कितने वर्कर्स हैं, ठीक है बेटा। तो ये वाला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको फॉर्मूला लगा के यहाँ पे वर्कर्स निकाल के बताने थे। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी नाइस, मतलब मुझे अच्छा लगा कि क्वेश्चन अच्छा था, तो आप इसको अच्छी तरह से देख के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। भाई देखो, जैसे जैसे कंट्री आगे बढ़ी, देश बदला, हालात बदले, जज्बात बदले, तो जैसे जैसे कंट्री आगे बढ़ी, जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ा, जीडीपी भी बढ़ा, नो डाउट, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा, लेकिन जिस रेट पे जीडीपी बढ़ा उस रेट पे एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा, ठीक है। ग्रोथ रेट जिस रेट पे बढ़ी उस रेट पे एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा। 10% अगर ग्रोथ हुई है जीडीपी में, तो 10% एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ना था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अपनी कंट्री के अंदर। ये जो सिचुएशन आपको पता पड़ रही है ना,
इस सिचुएशन को बोला जाता है, क्या बोला जाता है बेटा, इस सिचुएशन को बोला जाता है जॉबलेस ग्रोथ। तो इन 1950 2010 जीडीपी ऑफ इंडिया ग्रू पॉजिटिवली एंड वाज हायर देन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। भाई जीडीपी ज्यादा बढ़ा एज कंपेयर टू एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देयर वाज ऑलवेज फ्लक्चुएशन इन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी बट एम्प्लॉयमेंट ग्रू एट द रेट ऑफ नॉट मोर देन 2%, 2% से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ा ही नहीं। However, in the late 1990s, employment growth started declining and reached the level of growth that India had in the early stages of planning. ये जो सिचुएशन है ना बेटा, जो आपको यहाँ पे दिख रही है, मैं बताती हूँ ये क्या है। ये सिचुएशन ये है कि कंट्री की ग्रोथ तो हो रही है, सपोज 10% से हो रही है, ठीक है, लेकिन कंट्री के अंदर इस ग्रोथ के पीछे एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ना चाहिए ना, वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ नहीं रहा। तो ये जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन को हम जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इस सिचुएशन को जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं। तो जॉबलेस ग्रोथ रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन द इकोनॉमी इज एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ नहीं रहा और कंट्री के अंदर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, राइट। तो दिस सिचुएशन इज नोन एज जॉबलेस ग्रोथ, राइट। अब चेंजिंग स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, वी न्यू इंडिया इज एन एग्रीकल्चर बेस्ड नेशन, अ मेजर सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरिया एंड डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एज देयर मेन लाइवलीहुड। अभी भी यही है कि हमारा मेजर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। द डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया have always aimed at reducing the proportion of people depending on agriculture। लेकिन फैक्ट ये भी है कि जिस कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर में ज्यादा लोग डिपेंडेंट है, वो कंट्री की इतनी स्पीड से ग्रो नहीं करती है। एक कंट्री को अगर स्पीड से ग्रो करना है तो बेटर टू गो फॉर इंडस्ट्री, ठीक है, बेटर टू गो फॉर सर्विस सेक्टर, ठीक है, तभी जाके वो कंट्री ग्रो करेगी। सिर्फ एग्रीकल्चर पे इतनी पॉपुलेशन होने से कंट्री ग्रो नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कैजुअलाइजेशन। व्हाट इज कैजुअलाइजेशन? मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे पास तीन तरह के एम्प्लॉयमेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, और दूसरा हमारे पास है सेल्फ, रेगुलर और कैजुअल, ठीक है। ऐसी सिचुएशन जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट कम होके लोग कैजुअल में जाने लग जाएं, एक ऐसी सिचुएशन, ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड इन सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट वो रिड्यूस होके कैजुअल में आ जाए, शिफ्ट हो जाए, उस सिचुएशन को बोला जाता है कैजुअलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वर्क इज नोन एज कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क। ठीक है, समझ आया? आगे समझ में सब लोगों को? सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग कि भाई हमारा जो कैजुअलाइजेशन है, कैजुअलाइजेशन का मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि सिंपल लॉजिक है, एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर से लोग निकल के अगर कैजुअल में जाने लग जाएं तो दैट इज कैजुअलाइजेशन, ठीक है। ये देखो, ये इंडिया का कुछ ट्रेंड्स है, ये देखना, दिख रहा है तुमको ये साफ साफ, ये देखो, पहले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 61, फिर 52, फिर 52 कम हो गया, ठीक है। रेगुलर वाले पहले 15, 14, 18, कैजुअल वाले 23, 32, 30, मतलब लोग धीरे धीरे कहां जा रहे हैं फिर, ये तो देखो, इसका तो ये बढ़ना नहीं चाहिए ना, दिस शुड नॉट इंक्रीज, दिस शुड नॉट डिक्रीज, लेकिन हाँ ये इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे हमको दिख रहा है। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज agriculture is important, no doubt, I haven't said that कि agriculture is not important, agriculture is important, but agriculture में जो overburden है ना कि land area जो है वो 10 kg wheat produce कर सकता है, उस 10 kg wheat को produce करने के लिए 2 लोग काफी हैं, उस पे अगर 5 लगे हुए हैं तो that is overburden, उनको कुछ नहीं मिलेगा, वो वहां से इतना प्रोडक्टिव नहीं हो सकते, राइट। तो इस बेटर है कि वो कहीं और जाके अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को यूटिलाइज करे ताकि वो कंट्री के लिए भी डेवलपमेंट साबित हो और हमारे लिए भी, right? Why are regular salaried employees more in urban area than in rural area? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रेगुलर सैलरी के एम्प्लॉयज जो है वो अर्बन एरिया में ज्यादा क्यों है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसका, तो आंसर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जो जॉब्स है ठीक है, जो जॉब्स है वो जॉब्स जो है वो सारी की सारी अर्बन एरिया में अवेलेबल है। मोर ओवर जॉब्स के अंदर चाहिए आपको स्किल्स, एजुकेशन,
ठीक है, स्किल्स चाहिए, एजुकेशन चाहिए। तो स्किल्स और एजुकेशन जो है वो अर्बन एरिया के अंदर आपको ज्यादा मिल सकता है। तो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय आर दोज हु हैव प्रॉपर प्रोफेशनल स्किल्स एंड अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. These skills are acquired through training education process which are not available in rural area. MNCs जो है वो सारी की सारी MNCs जो है वो अर्बन एरिया के अंदर है, तो इसीलिए जॉब्स वहां पर है। रूरल एरिया के लोग एग्रीकल्चर में ही इंगेज है, तो इसीलिए वो रेगुलर सैलरीड कभी बन ही नहीं पाते। ठीक है, लेस विमेन फाउंड इन सैलरी, रेगुलर सैलरी में विमेन्स कम क्यों है? बेचते नहीं उनको, पढ़ने नहीं देते उनको। ठीक है, लिटरेसी लेवल फीमेल्स का कम है। इंडियन फैमिली डिस्करेज फीमेल्स टू गो आउट एंड वर्क एंड फीमेल वर्कर प्रेफर टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड देन टू बी अ रेगुलर, इसीलिए ये चल रहा है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर्स। व्हाट इज इनफॉर्मलाइजेशन बच्चा? इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब हमारे ना यहाँ पे दो तरह के सेक्टर्स होते हैं हमारी इकोनॉमी में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्टर्स, एक है हमारे पास फॉर्मल सेक्टर, एक है हमारे पास इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, ऐसे सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो 10 और मोर वर्कर्स को अपॉइंट करते हैं वो फॉर्मल में आते हैं, और उन फॉर्मल के ऊपर रूल्स रेगुलेशन लग जाते हैं, लीव्स वगैरह का सिस्टम भी आ जाता है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, पेंशन वगैरह, ग्रेचुइटी वगैरह लग जाता है। इनफॉर्मल, अगर हम 10 से कम एम्प्लॉयज रख के बैठे हैं तो हम इनफॉर्मल की कैटेगरी में आएंगे, और इनफॉर्मल की कैटेगरी में आते ही, ठीक है, इनफॉर्मल की कैटेगरी में आते ही सारे बेनिफिट्स हट जाएंगे। इंडिया की सिचुएशन अभी ये है कि फॉर्मल सेक्टर तो बहुत ही कम है, बहुत कम मतलब बहुत कम। ठीक है, थोड़ी बहुत गवर्नमेंट एजेंसीज है, थोड़ी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज है जहां पे वर्कर्स ज्यादा है और वो सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं। तो इंडिया के अंदर हमारे पास फॉर्मल सेक्टर बहुत कम है एज कंपेयर टू इनफॉर्मल, और ये वाला भी अभी ट्रेंड रिसेंट यही चल रहा है कि फॉर्मल से लोग निकल निकल के इनफॉर्मल में जाते जा रहे हैं। तो अगर फॉर्मल से इनफॉर्मल के अंदर हम जाते चले जाएंगे तो उसको इनफॉर्मलाइजेशन ही तो बोला जाएगा ना। तो इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयरबाय द proportion of workforce in the informal sector to the workforce increases. जब फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर की वर्कफोर्स बढ़ने लग जाए तो सिचुएशन को इनफॉर्मलाइजेशन बोला जाता है। फॉर्मल सेक्टर क्या होता है? जहां पे 10 से ज्यादा हायर्ड वर्कर्स होते हैं, उनको क्या मिलते हैं? उनको यहाँ पे बेनिफिट्स मिलते हैं सोशल सिक्योरिटी के, गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन, लेबर लॉज, बहुत सारी चीजें मिल जाती है। लेकिन दुख की बात यह है, या फिर हम कह सकते हैं कि शॉकिंग न्यूज ये है कि इंडिया के अंदर only 7% of the workforce is in formal sector, 93% population informal sector में है। तो you can imagine the situation of our country कि only 7% फॉर्मल में, बाकी सब इनफॉर्मल में है। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है? जहां पे कम लोग हैं, ठीक है, वहां पे नो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, बहुत सा एक्सप्लॉइटेशन भी होता है। ओवर 90% मतलब 93% अप्रोक्स आप देख ही रहे हो, नॉट रेगुलर इनकम, कोई सोशल बेनिफिट नहीं, एक्सप्लॉइटेशन भी सबसे ज्यादा। ठीक है बेटा, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर का तुम देखो यहाँ पे कैटेगरी में, फॉर्मल में मेल 24, फीमेल 6, वैसे भी फॉर्मल ओवरऑल कम है। इनफॉर्मल में मेल 306, फीमेल 137। तुम खुद देखो, फॉर्मल सेक्टर इज ओनली 7% एंड इनफॉर्मल सेक्टर इज 93%। तो भाई कैसे चलेगा ऐसे? ठीक है, तो हम क्या करें? अब मैं तुमको इस सिचुएशन का सॉल्यूशन बताती हूँ। सी व्हाट हैपेंस इज कि अगर आप फॉर्मल सेक्टर, आप चाहो कि मैं फॉर्मल सेक्टर में ही फोकस करूं तो नहीं हो सकता। जब आपको पता है कि आपकी कंट्री की 93% पॉपुलेशन इनफॉर्मल सेक्टर में है, आप कितनी जॉब्स इंक्रीज कर लोगे? आप जॉब इंक्रीज करने से भी, ठीक है, जॉब इंक्रीज करने से भी बेटा तो आप लोग फॉर्मल पे तो नहीं आ पाओगे ना। कितना इंक्रीज कर लोगे यार? 7% से 16%, 20%, 25%, 30%, इससे ज्यादा तो नहीं ना। इससे ज्यादा थोड़ी लिमिटेशन होती है इसकी भी। तो फॉर्मल सेक्टर में वी आर नॉट एबल टू क्रिएट मच फैसिलिटी। तो व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर? हमको क्या करना चाहिए? बेटर टू इंप्रूव इनफॉर्मल सेक्टर ना। अगर हम लोग बात ही कर रहे हैं इस चीज की तो बेटर है कि हम इनफॉर्मल सेक्टर को ही सुधार ले। तो ड्यू टू फेलियर ऑफ फॉर्मल सेक्टर इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, इंडिया स्टार्टेड पेइंग अटेंशन टू एंटरप्राइजेस एंड वर्कर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, with the efforts of International Labour Organization, the Indian government has initiated the modernization of informal sector enterprise and provision for social security measures to informal
सेक्टर। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, अब गवर्नमेंट ने बोला कि चलो यार छोड़ो फॉर्मल को, इनफॉर्मल पे फोकस करते हैं। बेटर है कि इनफॉर्मल को ही थोड़े रूल्स रेगुलेशन दे दिए जाए, बेटर है कि इनफॉर्मल सेक्टर को ही थोड़ा सुधार लिया जाए। एक क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत अच्छा, इज इट नेसेसरी टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन फॉर्मल सेक्टर रेदर देन इन इनफॉर्मल सेक्टर? व्हाई? यस, इट इज नेसेसरी बिकॉज बेनिफिट्स बता दो, बेनिफिट्स बता दो। व्हाई इट इज नेसेसरी टू गेट द एम्प्लॉयमेंट इन फॉर्मल? बिकॉज ऑफ द बेनिफिट्स, कि उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं, उनको रेगुलर मिलता है, उनको सब चीजें अच्छी मिलती है, इनकम ज्यादा होती है, अपडेटेड टेक्नोलॉजी मिलती है, एम्प्लॉयमेंट अगर वहां है तो सिक्योर्ड है, पॉवर्टी रिड्यूस होती है, इनइक्वालिटीज कम होती है, बहुत सारे बेनिफिट्स है, लिख के आओ सारे बेनिफिट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास है अनएम्प्लॉयमेंट। देखो अभी हमने जो पढ़ा दैट वाज एम्प्लॉयमेंट, नाउ व्हाट वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जो लोग काम नहीं करना चाहते उनको काम नहीं मिल रहा है। इट इज अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज सॉरी जो काम करना चाहते हैं, इट इज अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज विलिंग एंड एबल टू वर्क बट इज नॉट गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट। काम करना चाहता है लेकिन उसको काम मिल ही नहीं रहा, राइट? उस सिचुएशन को अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। देखो एनएसएसओ ने डेफिनेशन दी है, unemployment is a situation in which all those who are willing and able to work, और उनको काम मिल रहा है, उसको willing and able to work but they are not getting the work, उसको हम unemployed people बोलेंगे। इन शॉर्ट मैंने आपको बता ही दिया कि एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करना चाहते हैं। अगर इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इट इज टेम्पररी। इंडिया में ज्यादा दिन तक लोग अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते पता है? अगर ज्यादा दिन तक अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो कमाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे? तो इंडिया के अंदर ना अनएम्प्लॉयमेंट टेम्पररी है बेटा, इसीलिए टेम्पररी है क्योंकि लोग काम करते ही हैं जनरली, ऑल्दो फिर वो अनहाइजीनिक काम, थोड़े डेंजरस जॉब भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सो इन इंडिया पीपल कैन नॉट रिमेन कंप्लीटली अनएम्प्लॉयड फॉर वेरी लॉन्ग बिकॉज ऑफ देयर डेस्परेट इकोनॉमिक कंडीशन ना। सो एज अ रिजल्ट दे आर फोर्स्ड टू अडॉप्ट अनक्लीन या अनहेल्दी सराउंडिंग या डेंजरस जॉब्स उनको करनी पड़ती है। अनएम्प्लॉयमेंट अगर डेटा की बात करें ना, देखो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों का ही डेटा, ठीक है, हमारी कंट्री में ये अभी जो हमने आगे इतना सारा डेटा पढ़ा कि फॉर्मल सेक्टर में 7% है, फीमेल्स इतनी है, 2/3, 1/3, अर्बन, रूरल, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये डेटा कहाँ से आता है? ठीक है, तो ये डेटा कलेक्शन वाली कोई तो एजेंसी होगी ना। तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा कैलकुलेट करने का काम 3 लोगों का है। ठीक है, देयर आर 3 एजेंसीज। व्हाट आर दोस 3 एजेंसीज बेटा? ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एनएसएसओ, ठीक है, सेंसस ऑफ इंडिया आपने नाम सुना ही होगा, और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डीजीईटी, डीजीईटी। ठीक है बेटा, ये 3 लोग हैं। अब ये 3 लोग सेम डेटा कलेक्ट करते हैं क्या? नहीं, अलग अलग करते हैं। जो सेंसस ऑफ इंडिया है ना, वो आपको देगा इकोनॉमिक एक्टिविटी, याद है वो 8 इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हमने देखी थी। सेंसस ऑफ इंडिया आपको इंफॉर्मेशन देगा इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड की प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है, कितने लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, बस इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने लोग कर रहे हैं ये बताने का काम हमारा सेंसस ऑफ इंडिया का है। एनएसएसओ क्या करेगा? वो एनुअल एस्टिमेट देगा कि भाई कितने एम्प्लॉयड थे, कितने अनएम्प्लॉयड थे, बस। ठीक है, और अब डीजीईटी, अब तुमको पता है ना ये जो पूरा डिटेलिंग था ना, पूरी डिटेलिंग, ये डीजीईटी का काम है। डीजीईटी का काम है पूरा डिटेलिंग का, फॉर्मल, इनफॉर्मल, मेल, फीमेल, रूरल, अर्बन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एग्रीकल्चर, ट्रेंड्स बनाना, टेबल्स बनाना, ये सब डीजीईटी का काम है। एनएसएसओ सेंसस ऑफ इंडिया सिर्फ आपको एक ऊपर ऊपर से पिक्चर देता है, पूरा डिटेल पिक्चर आपको कौन देता है बेटा? डीजीईटी देता है। सो डीजीईटी इज दैट ऑर्गेनाइजेशन जो आपको पूरा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, मेल, फीमेल, एरिया वाइज सब तरीके से आपको खोल के देता है। ठीक है बेटा, अगर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। वन इज सीजनल, सेकेंड इज डिस्गाइज्ड एंड थर्ड इज ओपन। ठीक है, व्हाट इज डिस्गाइज? पहले डिस्गाइज डिस्कस कर लेते हैं। एक ऐसा स्टेट जिसमें जितनी नंबर ऑफ पीपल की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा उसमें लगे हुए हैं। एक फार्म लैंड है, उस फार्म लैंड को पूरी तरह से कल्टीवेट करने के लिए 3 लोगों की जरूरत है, पर 6 लोग लगे हुए हैं। तो ये बाकी के 3 लोग क्या कहलाएंगे? डिस्गाइज्ड। इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में पाया जाएगा ये वाला, और एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग डिस्गाइज्ड ही अनएम्प्लॉयड है, और बहुत जिसको ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि दिखता ही है कि वो एम्प्लॉयड है पर रियलिटी में वो अनएम्प्लॉयड है।
राइट। सीजनल, जिसको कुछ टाइम के लिए काम मिलता है पूरे साल में से, ठीक है, ये भी सेम एग्रीकल्चर में, क्योंकि क्रॉप्स पर्टिकुलर सीजन में ग्रो होती है। एग्रीकल्चर वर्क इज सीजनल एंड देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द विलेज फॉर ऑल दी मंथ्स, तो इसीलिए वहां पे भी आपको ये मिल जाएगा। ओपन एम्प्लॉयमेंट, सिंपल, काम करना चाहते हैं, मिल नहीं रहा, बस खत्म। Open unemployment, general unemployment है, refers to that economic phenomenon in which person are able to and willing to work at prevailing wage rate but fail to get the work। मिल ही नहीं रहा, क्या करे? क्या रीजन है? क्या रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट के बेटा? बहुत सारे रीजन है। हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ जिस रेट से होनी चाहिए उस रेट से नहीं हो रही है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ रही है। दूसरा, जॉब्स क्रिएट हो भी रही है तो पॉपुलेशन उसके डबल स्पीड से बढ़ रही है, राइट, तो डबल भी नहीं छोड़ो, 10 टाइम्स बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको हर केस में लिख के आना है ना। अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर, जब आपको पता है कि सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में है और एग्रीकल्चर ही हमारा अंडर डेवलप्ड है, तो ये भी अगेन एक रीजन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन सिस्टम ही डिफेक्टिव है, हम प्रैक्टिकल नॉलेज दे ही नहीं रहे, हम सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज दे रहे, जिसकी वजह से लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, कोई हमारा ग्रोथ चल ही नहीं रहा है, ओवरऑल ग्रोथ भी कम, एग्रीकल्चर में भी नो डेवलपमेंट, इंडस्ट्री में भी नो डेवलपमेंट, तो कंट्री ग्रो कैसे करेगा, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा? हम प्लानिंग प्रॉपर नहीं करते, ठीक है, हम सिर्फ देख के भाग रहे हैं चीजों को, ये नहीं प्लानिंग कर रहे हैं कि अभी इस चीज की डिमांड है तो अभी एजुकेशन उस अकॉर्डिंग दो ना उन लोगों को कि आपको फ्यूचर में किस चीज की डिमांड होगी, ना कि अभी किस चीज की डिमांड है। इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग गवर्नमेंट का प्रॉपर नहीं है, अगर गवर्नमेंट कुछ कोशिश करे तो शायद काम बन सकती है, ठीक है। कैसे करेगी गवर्नमेंट कोशिश? देखो, रेमिडियल मेजर्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, अगर मैं रेमिडियल मेजर्स की बात करूं कि हाउ यू कैन डू दिस, मतलब हाउ यू कैन ओवरकम दिस सिचुएशन, ग्रोथ रेट बढ़ाओ, सिंपल, जो प्रॉब्लम्स देखी वो सोल्यूशन निकालो, पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, एग्रीकल्चर को सही करो, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस मतलब इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा आप लोग आगे बढ़ाओ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट करो ताकि थोड़ा सा आउटसोर्सिंग बढ़े और आउटसोर्सिंग से एम्प्लॉयमेंट अपनी कंट्री के अंदर हो। तो ये थोड़े से सॉल्यूशंस है, जनरल सॉल्यूशंस, ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशंस है। इसके अलावा गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा और गवर्नमेंट कर भी रही है, गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि चुपचाप बैठी है। देखो, गवर्नमेंट डायरेक्ट भी हेल्प करती है और गवर्नमेंट इनडायरेक्ट भी हेल्प करती है। कैसे करती है मैं आपको बताती हूँ। डायरेक्ट अगर मैं बात करूं ना तो गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है। गवर्नमेंट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कैसे देती है? गवर्नमेंट के ऑफिसेस में गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव किया, कुछ स्टार्ट किया, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है, रेलवे है, ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सब तो गवर्नमेंट का है, तो वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल ही रहा है। तो एक ये तो हो गया डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, जो कि उनके लोगों को एज अ गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, राइट। गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज, होटल सब होती है, तुमको पता है ना ये चीज, तो रेस्टोरेंट्स भी गवर्नमेंट की बहुत सारी जगह पे हैं। और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का मतलब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने सब्सिडीज देने के लिए फर्टिलाइजर्स खरीदे या सीड्स खरीदे, तो गवर्नमेंट के उस खर्चे से फायदा किसको हुआ? उस इंडस्ट्री को फायदा हुआ, तो ये इनडायरेक्ट हेल्प हो गई, ठीक है। अगर गवर्नमेंट अपना आउटपुट इंक्रीज करेगी तो इनपुट कहीं से तो लेगी, तो जहां से इनपुट लेगी उसको इनडायरेक्टली बेनिफिट कर रही है। सो विद इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, प्राइवेट एंटरप्राइजेस प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल टू गवर्नमेंट enterprise will also raise their output. As a result, the number of employment opportunity in the economy will increase. This increase in the employment is known as indirect employment by the government. Clear? इसके अलावा जैसा आप लोगों ने पावर्टी वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की है, जैसे फॉर एग्जांपल नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो जो था 2005 में आया था, 100 डेज का वर्क एम्प्लॉयमेंट, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती, शहरी रोजगार योजना। दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन दी पावर्टी चैप्टर ऑफ टर्म 1, ये आप वापस एक बार रिवाइज कर लेना। तो दिस वाज इट।